So we'll revise very quickly what we have learned in the last session. अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था. इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर के दो पार्ट्स थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन. हमने लास्ट लेक्चर में रेडिएशन स्टार्ट किया था. अब आगे जाने से पहले रेडिएशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फटाफट से रिवाइज करेंगे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेडिएशन क्या होता है. रेडिएशन इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in which a body continuously emits energy due to temperature. तो जहाँ पे टेम्परेचर की वजह से एनर्जी का इमिशन हो वहाँ पे जो एनर्जी इमिट होता है उसको बोलते हो रेडिएशन. तो रेडिएशन कब होता है? रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच अ बॉडी कंटिन्यूसली इमिट्स एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. और ये याद होना चाहिए कि रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. और आपको ये पता होना चाहिए जो एनर्जी इमिट हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, इसके दो नाम थे, एक था थर्मल एनर्जी, एक था रेडिएंट एनर्जी. करेक्ट. फिर हमने देखा था कि जो रेडिएंट एनर्जी है ये जब एक सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो क्या क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन, और यहाँ पे रेडिएशन मतलब थर्मल रेडिएशन की बात हो रही है. तो इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. तो व्हाट वी हैव सीन इज अगर हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे अगर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होता है तो फॉर एग्जांपल इस सरफेस पे रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हुआ, लेट अस से Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट. अब व्हेन रेडिएंट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, तो इस केस में द एनर्जी इज पार्टली रिफ्लेक्टेड, पार्टली ट्रांसमिटेड एंड पार्टली एब्जॉर्ब्ड. तो इस एनर्जी का एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, एक पार्ट ट्रांसमिट होता है और एक पार्ट एब्जॉर्ब होता है. तो ये जो है ये है ट्रांसमिटेड. कितना ट्रांसमिट हुआ? QT. ये है रिफ्लेक्टेड. कितना रिफ्लेक्ट हुआ? QR. और जो ना रिफ्लेक्ट हुआ, जो ना ट्रांसमिट हुआ, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब. तो कितना एब्जॉर्ब हुआ? QA. तो कल हमने देखा था, अभी देखना कल क्या आप भी देख ही सकते हो, दिख ही रहा है टोटल एनर्जी कितना आया Q. इसका क्या क्या हुआ? या तो एब्जॉर्ब हुआ, या तो रिफ्लेक्ट हुआ, या फिर ट्रांसमिट हुआ. तो टोटल एनर्जी इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT. फिर हमने डिवाइड बाय Q कर दिया था, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू QA बाय Q प्लस QR बाय Q प्लस QT बाय Q. क्लियर? पक्का? फिर ये QA बाय Q को हमने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, QR बाय Q को बोला था कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और QT बाय Q को बोला था कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन. तो the sum of coefficient of absorption, coefficient of reflection, coefficient of transmission is equal to 1. तो टोटल एडिशन आता है 1. क्लियर? इसके बाद हमने A, R और T मतलब coefficient of absorption, reflection and transmission, इसके वैल्यूज के हिसाब से मटेरियल को क्लासिफाई किया था, सब्सटेंस को क्लासिफाई किया था. तो अगर याद होगा तो अगला टॉपिक था टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. Types of substances on the basis of values of coefficient of absorption, reflection and transmission. तो सबसे पहले टाइप का मटेरियल हमने देखा था डायएथरमिनस. डायएथरमिनस ये नॉर्मली होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ट्रांसपेरेंट जैसे लाइट के लिए ये लेंस या फिर ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, वैसे हीट के लिए जो ट्रांसपेरेंट होता है उसको बोलते हो डायएथरमिनस. ट्रांसपेरेंट मतलब वो एनर्जी को पास होने देता है, पूरा का पूरा एनर्जी को पास करवा देता है, ट्रांसफर करवा देता है. तो डायएथरमिनस इज सब्सटेंस व्हिच नीदर एब्जॉर्ब्स नॉर रिफ्लेक्ट्स. ना वो एब्जॉर्ब करेगा ना वो रिफ्लेक्ट करेगा. जितना भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ पूरे के पूरे को क्या कर देगा? ट्रांसमिट. तो यहाँ पे A की वैल्यू 0 होती है, R की वैल्यू 0 होती है, और A प्लस R प्लस T ये तो होता ही 1 है. तो A और R 0 है तो T की वैल्यू क्या हो गई? 1. तो सच मटेरियल्स आर ट्रांसफरेंट टू थर्मल एनर्जी, राइट. उसके बाद हमने देखा था सेकेंड टाइप विच इज एथरमिनस. एथरमिनस इसका उल्टा होता है. एथरमिनस ऐसा सब्सटेंस होता है जो हीट को मतलब जो रेडिएंट एनर्जी को पास होने नहीं देता है. तो ये ट्रांसपेरेंट है तो ये ओपेक है, ये पास होने देगा तो ये नहीं होने देगा. तो पास नहीं होगा तो क्या होगा? T तो 0 होगा, लेकिन A प्लस R की वैल्यू क्या आएगी? 1. करेक्ट. फिर हमने तीसरा टाइप का मटेरियल क्लासीफाई किया था, दैट इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर. परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स. अब परफेक्ट रिफ्लेक्टर में नाम में ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर मतलब जितना भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा क्या कर दिया?
रिफ्लेक्ट कर दिया, ना एब्जॉर्ब किया ना ट्रांसमिट किया, जितना एनर्जी आया पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको बोलते हो परफेक्ट रिफ्लेक्टर। सब्सटेंस विच नीदर एब्जॉर्ब्स नॉट ट्रांसमिट एनर्जी, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देता है, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स, परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स। इसके बाद हमने देखा था लास्ट टाइप ऑफ मटेरियल, दैट इज इफ यू रिमेंबर परफेक्ट एब्जॉर्बर्स। और परफेक्ट एब्जॉर्बर्स को हम लोग ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। तो ऐसा सब्सटेंस जिसपे जितना भी रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हुआ है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, ना रिफ्लेक्ट हुआ ना ट्रांसमिट हुआ, तो सिर्फ एब्जॉर्ब हुआ, तो ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू भी 0। तो मटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच completely absorbs all the radiant energy incident on them is called as perfect absorber या फिर black body। इसको black body बोलने का रीजन मैंने आपको कल बताया था, मैं वापस स्पेसिफाई कर देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे व्हाइट लाइट है, क्योंकि ये ट्यूब लाइट में से व्हाइट लाइट निकल रहा है, मतलब 7 कलर है इसके अंदर, तो व्हाइट लाइट हैज हाउ मेनी कलर्स, 7। बट एज आई गिव एन एग्जाम्पल, मैं किसी को देखता हूँ किसी ने पिंक पहना है, किसी ने येलो पहना है, लेकिन यहाँ से तो 7 कलर निकले, वो आपकी बॉडी पे इंसिडेंट हुए, मुझे तो एक ही कलर दिख रहा है, तो वही कलर दिखता है जो रिफ्लेक्ट होता है, बाकी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ बॉडीज ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्ट ही नहीं करते, जितना आया पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऐसे केस में कोई कलर नहीं दिखता है, और कोई कलर नहीं को बोलते हो ब्लैक, क्या बोलते हैं उसको, तो ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक इज द एब्सेंस ऑफ कलर। तो ऐसा बॉडी जिसके ऊपर जितना भी रेडिएशन आया पूरा ही एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या दिखेगा, वो ब्लैक, इसलिए क्या बोल दिया उसको, ब्लैक बॉडी। यहां तक हमने कल देखा था। अब इसके आगे, अब सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए, जो ब्लैक बॉडी तुम बोल रहे हो, मतलब परफेक्ट एब्जॉर्बर की बात कर रहे हो, परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, ये जो परफेक्ट परफेक्ट लिखा है ना, ये सिर्फ आइडियल होता है, थेरोटिकल होता है, ये रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यू शुड नो देयर इज नो सब्सटेंस इन नेचर विच इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, मतलब ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी, अच्छा ये ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके लिए हम कुछ और बनाएंगे, उसको बोलेंगे फेरीज ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे उसको, फेरीज ब्लैक बॉडी। और जो फेरीज ब्लैक बॉडी है ये होता है प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। ये क्या होता है, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। क्या होता है ये, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। अब प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक बॉडी मतलब परफेक्ट एब्जॉर्बर, ब्लैक बॉडी मतलब परफेक्ट एब्जॉर्बर डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होते हैं वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब ये होता है कि थर्मल एनर्जी आया, पूरा का पूरा नहीं एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब, 1-2% नहीं हुआ एब्जॉर्ब, बाकी पूरा हो गया। तो परफेक्ट एब्जॉर्बर मतलब ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। लेकिन एक मटेरियल है लैम्प ब्लैक, कौन सा मटेरियल है, लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक 98% तक एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स 98% ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, 98% ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। तो जितना भी उसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट हुआ उसका कितना परसेंट उसने एब्जॉर्ब कर लिया, 98। कितना, 98, बराबर। तो अभी लैम्प ब्लैक यूज करके हम जो बॉडी बनाएंगे उसको बोलेंगे फेरिस ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे उसको, फेरिस ब्लैक बॉडी। अभी याद रखना है। तो क्या यूज करने वाले हो, लैम्प ब्लैक। तो अब ये प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी कैसे बनाते हैं, इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छे से देख लो एक बार। ऐसा है, फेरिस ब्लैक बॉडी, इसमें होता है एक डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर। डबल वॉल्ड मतलब 2 वॉल्ड। अब हर एक चीज अच्छे से समझ लेना कि डबल वॉल क्यों, बताता हूँ वो भी। और भाई अभी ये थ्योरी पूरा मैंने दिया हुआ है नोट्स में, तो उसका चिंता मत करो, थ्योरी तो आपके पास है ही। ये डबल वॉल्ड है, डबल वॉल्ड, 2 वॉल है इसके, हॉलो है, हॉलो, दिस इज डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग है जिसको तुम बोलते हो एपर्चर। क्या बोलते हैं, एपर्चर। तो यहाँ छोटा सा ओपनिंग है जिसको एपर्चर बोल देंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। सो इट कंसिस्ट ऑफ, it consists of double walled hollow
स्पीयर, डबल वॉल्ड हॉलो स्पीयर, डबल वॉल्ड हॉलो स्पीयर, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ विच, इसका जो बाहर का सरफेस है ना, इट इज निकेल और सिल्वर पॉलिश्ड, निकेल और सिल्वर पॉलिश्ड। तो जो बाहर का सरफेस है इसको निकेल या सिल्वर से पॉलिश किया। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड हॉलो स्पीयर, आउटर सरफेस ऑफ विच, आउटर सरफेस ऑफ विच is nickel or silver polished, or silver polished, okay, and the inner surface, और जो अंदर का सरफेस है इट इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक। तो यहाँ पे लैम्प ब्लैक का कोटिंग है, लैम्प ब्लैक कोटिंग, एंड द इनर सरफेस, एंड इट्स इनर सरफेस is coated with lamp black, is coated with lamp black। अभी पूरा का पूरा थ्योरी है तो आई एम हेल्पलेस, मुझे पूरा का पूरा थ्योरी बताना पड़ेगा आपको, और बट इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज नॉट बोरिंग बाय द वे, बहुत अच्छा है, सिंपल है। तो हॉलो स्पीयर है, डबल वॉल्ड, बाहर का सरफेस निकेल और सिल्वर पॉलिश्ड है, और अंदर का सरफेस जो है वो लैम्प ब्लैक से कोटिंग किया हुआ है। फिर ये जो एपर्चर है, ये जो एपर्चर है, एपर्चर, इसके अपोजिट साइड में डायमेट्रिकली अपोजिट एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, कोनिकल प्रोजेक्शन, कोनिकल प्रोजेक्शन मतलब कोन शेप का प्रोजेक्शन है, वो क्यों है बताता हूं, राइट। सो देयर इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन, देयर इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन, कोनिकल प्रोजेक्शन अपोजिट टू द एपर्चर, अपोजिट टू द एपर्चर। तो एपर्चर के अपोजिट देयर इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन, तो इसको भी नाम दे देते हैं, दिस इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन। अब ये कोनिकल प्रोजेक्शन का रोल क्या है वो समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऐसा है ना कि जो थर्मल रेडिएशन है, मतलब जो रेडिएंट एनर्जी है वो यहाँ से आएगा। अगर इमेजिन ये कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं होता, नहीं होता तो इसको टेम्पररी हटा देता हूँ मैं। तो अगर कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं होता तो लाइट यहाँ आता, मतलब लाइट मतलब थर्मल एनर्जी यहाँ आता, यहाँ पे अंदर किसका कोटिंग था, लैम्प ब्लैक, और लैम्प ब्लैक कितना परसेंट एब्जॉर्ब करता है, 98। तो 2% रिफ्लेक्ट होके वापस गया, 2% रिफ्लेक्ट होके वापस गया, है ना। जितना एनर्जी आया 98% एब्जॉर्ब हुआ और 2% गया। तो इसको तुम ब्लैक बॉडी बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो, क्योंकि तुमने डिफाइन ऐसा करके रखा है कि ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी जिस पे जितना भी थर्मल एनर्जी इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे होने ही नहीं देते हैं। तो फिर क्या करते हैं, नहीं होने देना मतलब क्या करना, फिर यहाँ पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन लगा दिया, यहाँ लगा दिया कोनिकल प्रोजेक्शन। अब कोनिकल प्रोजेक्शन होने की वजह से पहला रिफ्लेक्शन यहाँ होता ही नहीं है। कोनिकल प्रोजेक्शन क्या करता है, उसका डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो कोनिकल प्रोजेक्शन का रोल क्या है, सो देयर इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन अपोजिट टू एपर्चर which diverts the thermal radiation in different direction, which diverts the thermal radiation in different directions, in different directions। मतलब सिर्फ इतना है कि पहला रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए, तो कोनिकल प्रोजेक्शन ने क्या किया, डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। किसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये थर्मल रेडिएशन का। यहाँ पे हुआ पहला रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन पे कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो गया, तो जो बचा हुआ 2% है वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, वहां पे जाके इंसिडेंट होगा, और यहाँ पे जो बचा हुआ 2% था उसका 98% एब्जॉर्ब हो गया, राइट। अब जो 2% बचा था उसका 98% एब्जॉर्ब हो गया, तो जो बचा है वो यहाँ आएगा। ऐसा मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, है ना। तो देखो there is a conical projection opposite to aperture which diverts the thermal radiation in different direction at each reflection। हर एक रिफ्लेक्शन पे कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो रहा है,
98. So at each reflection, 98% of thermal energy is absorbed. Of thermal energy is absorbed. And after multiple reflection, and after multiple reflections, complete energy is absorbed. Complete energy is absorbed. तो पूरा का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया है आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पूरा एनर्जी क्या हो गया? एब्जॉर्ब। सही है। अब ये हॉलोस्फीयर क्यों था? पहली बात तो ये अभी वो नोट्स में मैं वो लिखने नहीं वाला यहाँ पे, तो यू शुड रिमेंबर नाउ दिस हॉलोस्फीयर इज इवैक्यूएटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैक्यूएशन? वैक्यूम बनाना, सारा का सारा गैस निकाल लेना। तो ये जो हॉलोस्फीयर है इट इज इवैक्यूएटेड। ना यहाँ पे कोई सॉलिड है, ना यहाँ पे कोई लिक्विड है, ना यहाँ पे कोई गैस है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर यहाँ सॉलिड होता, क्या होता? सॉलिड। आपको पता है सॉलिड में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है? कंडक्शन। तो यहाँ अगर सॉलिड होता तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कंडक्शन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो जाता। लेकिन ब्लैक बॉडी एनर्जी बाहर जाने देना चाहेगा क्या? नहीं। तुमने डेफिनेशन ही उसका वैसा बना के रखा है। इसके लिए यहाँ पे सॉलिड नहीं है, सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन। यहाँ पे लिक्विड भी नहीं है, यहाँ पे गैस भी नहीं है, सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो हॉलो बनाने का रीजन वो था। और बाय द वे, इस पूरे बॉडी को तुम ब्लैक बॉडी नहीं बोलते हो, सिर्फ एपर्चर को ब्लैक बॉडी बोलते हो। किसको बोलते हो? एपर्चर। सो दिस एपर्चर इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। ऐसा क्यों? एब्जॉर्ब किसने किया? एपर्चर ने। क्योंकि एनर्जी कहाँ इंसिडेंट हुआ? एपर्चर पे। और एपर्चर से अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आया। इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब बॉडी ने किया कि एपर्चर ने किया? तो therefore this aperture is called as black body. गुड। वो आखिरी में मैंने नोट्स में लिख के दिया सेंटेंस, सबसे आखिरी में लिखा है दिस एपर्चर इज नोन एज ब्लैक बॉडी। है ना? क्लियर यहाँ तक? गुड। तो ये था आपका फेरिस ब्लैक बॉडी। तो बाकी का पॉइंट्स अभी नोट्स में है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगला टॉपिक है इमिसिव पावर। वही है ना? इमिसिव पावर है ना? यस। तो अगला टॉपिक है इमिसिव पावर। टॉपिक क्या है? सिर्फ डेफिनेशन है। इमिसिव पावर को हम डिफाइन करते हैं, अच्छा डिनोट करते हैं ई से। अब डिफाइन कैसे करते हैं वो भी समझ लो। इमिसिव पावर कभी भी एट अ गिवन टेम्परेचर ही डिफाइन होता है। एट अ गिवन टेम्परेचर ही डिफाइन होता है। तो इमिसिव पावर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर is defined as the quantity of radiant energy emitted per unit time per unit surface area। तो पहले मैं लिख लेता हूँ और मैं वापस समझा देता हूँ कि what I am trying to say। तो पहले ये पता होना चाहिए emissive power at a particular temperature, मतलब ये गिवन टेम्परेचर पे ही डिफाइन होता है। at a particular temperature is defined as the quantity of radiant energy emitted per unit time per unit area, per unit time per unit surface area, per unit surface area। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लो। डेफिनेशन तो क्या हम लोग बना ही लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग समझना इज इम्पॉर्टेंट। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक बॉडी है जो एट सम टेम्परेचर है, और टेम्परेचर की वजह से क्या रिलीज करेगा, क्या एमिट करेगा? एनर्जी। कौन सा एनर्जी? थर्मल एनर्जी, मतलब रेडिएंट एनर्जी। बराबर यहाँ तक? पक्का? अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये बॉडी में से सिर्फ इतने पार्ट में से एनर्जी आएगा। एनर्जी तो कहाँ से आएगा? पूरे के पूरे बॉडी से। कहाँ से आएगा? पूरे बॉडी से। तो इमेजिन कर लो ये जो पूरा का पूरा सरफेस है वो टोटल एनर्जी क्यू रिलीज कर रहा है। कितना? क्यू। और इस पूरे बॉडी का एरिया है ए, और ये जो बॉडी है इसने टी टाइम तक एनर्जी रिलीज किया।
तो Q, what is Q? What is Q? Q is the total radiant energy emitted. Total radiant energy emitted. What is A? A is the surface area of sphere or of surface area of body. So surface area. What is T? T is the time for which the body emits energy. है ना? T is the time for which body emits energy. और इमिसिव पावर मतलब क्या? इमिसिव पावर is defined as the quantity of radiant energy emitted per unit time per unit surface area. इसका मतलब क्या है? देखो ये जो बॉडी है इसका एरिया मान लेते हैं, इमेजिन कर लो 10 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। हमको ये देखना है पर मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट एरिया में से, A इक्वल टू 1 में से, यूनिट एरिया में से, यूनिट टाइम में मतलब हर सेकेंड में कितना एनर्जी इमिट हो रहा है। तो व्हाट इज एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलोगे? इमिसिव पावर। मैं वापस समझा रहा हूँ तुमको। ये बॉडी है क्या बॉडी? यस। ये एनर्जी इमिट कर रहा है क्या? यस, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है तो इमिट करेगा। टोटल एनर्जी कितना इमिट किया? क्यों? तो टोटल तो सारे बॉडी में से आ रहा है ना, किसी भी एक पार्ट में से आ रहा है? पूरे बॉडी में से आ रहा है। अगर हमने ये देखा कि यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में मतलब हर सेकेंड में कितना एनर्जी इमिट हुआ, यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में से कितना एनर्जी इमिट हुआ, उसको बोलते हैं इमिसिव पावर। तो व्हाट इज इमिसिव पावर? इट इज द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में से मतलब एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर में से टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड में से कितना एनर्जी इमिट हुआ, उसको बोलोगे इमिसिव पावर। क्या बोलेंगे उसको? इमिसिव पावर। याद रहेगा क्या? आप याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ कि ना? यस, वेरी गुड। तो इमिसिव पावर डिफाइन कैसे होगा? टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो Q/AT, सिंपल। हमको पूरा बॉडी इमिट कर रहा है पता है, लेकिन हमको पूरे बॉडी में से नहीं देखना, हमको छोटे से एरिया में से यूनिट एरिया में से कितना एनर्जी इमिट हुआ हर सेकेंड में, दैट इज इमिसिव पावर। और इसका ऐसा यूनिट जब भी नई फिजिकल क्वांटिटी आए ना तब के तब ऐसा यूनिट बना लो। एनर्जी मतलब जूल, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर और टाइम मतलब सेकेंड। तो ये आ गया जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और आपको पता है जूल पर सेकेंड क्या होता है? वैट। क्या होता है? वैट। तो वैट पर मीटर स्क्वायर आ गया, पक्का आ गया? श्योर। अब ये जो इमिसिव पावर है, इमिसिव पावर डिफाइन तो हो गया। इमिसिव पावर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। डिफाइन तो हो गया, फॉर्मूला भी आ गया। लेकिन इमिसिव पावर किस पे डिपेंड करेगा? तो 4 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। इमिसिव पावर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बहुत लॉजिकल भी है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एनर्जी इमिट होना चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, राइट। नंबर टू surface area of the body. नंबर 3 नेचर ऑफ द बॉडी। अभी नेचर ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है वो भी समझ लो। नेचर ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी का मटेरियल कौन से टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझेगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मेरे पास एक आयरन का बॉल है, मेरे पास एक कॉपर का बॉल है। दोनों के डायमेंशंस आइडेंटिकल है। डायमेंशंस आइडेंटिकल होना मतलब दोनों का रेडियस, वॉल्यूम सब सेम है। यू हैव अ बॉल ऑफ आयरन, यू हैव अ बॉल ऑफ कॉपर ऑफ द सेम डायमेंशंस, साइज सेम दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, राइट। तो यूनिट टाइम में मतलब हर सेकेंड में आयरन और कॉपर विल दे इमिट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? नो, क्योंकि मटेरियल सेम नहीं है, इसलिए बोला नेचर ऑफ द बॉडी। तो नेचर ऑफ द बॉडी का मतलब ये होता है कि वो मटेरियल के टाइप पे भी डिपेंड करेगा। लास्टली
वो सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सराउंडिंग्स। अब नेचर ऑफ सराउंडिंग्स का मतलब क्या है वो भी समझ लो, और फिजिक्स समझने के लिए एग्जांपल्स बहुत सारे लेते रहने पड़ेंगे आपको। मैंने पहले मतलब नेचर ऑफ द बॉडी केस में ये बोला आपको कि दो बॉडीज है, उनका साइज शेप सेम है, राइट, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन दोनों का मटेरियल अलग अलग है, तो विल द इमेजिव पावर भी सेम? नो। अब इमेजिन मेरे पास दो बॉडीज है, दोनों सेम मटेरियल के हैं, आयन आयन, दोनों का शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन एक को रखा मैंने लोअर टेम्परेचर में, मतलब सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर है, और दूसरे को रखा मैंने सराउंडिंग के हायर टेम्परेचर में, एक को कश्मीर में, एक को राजस्थान में। मटेरियल सेम था, साइज सेम था, टेम्परेचर सेम था, इमेजिव पावर सेम होगा क्या? नो, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सराउंडिंग्स। पक्का याद रहेगा? श्योर? बढ़े आगे। ये हो गया आपका इमिसिव पावर। अब इमिसिव पावर के बाद अगला टॉपिक इन सीक्वेंस आना चाहिए, क्या आना चाहिए पता है? स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, है ना? तो अगला टॉपिक होगा स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन in terms of wavelength, in terms of wavelength। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थियोरेटिकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। रेडिएशन का पूरा पार्ट ऐसा ही है, मोर थ्योरी लेस फॉर्मूलाज बट वेरी इंटरेस्टिंग। अब पहले तो स्पेक्ट्रम मतलब क्या, मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? Spectrum is the range of frequencies or energies or wavelength emitted by a source. Electromagnetic spectrum is the range of frequencies या wavelength या energy emitted by some particular source. Example बताता हूँ मैं आपको। अगर तुमको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक गैमा रेज होते हैं, एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा और वेवलेंथ कम। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे कम वेवलेंथ किसके बाद होता है? गैमा रेज। उसके बाद आता है एक्स रेज, उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आता है विजिबल, उसके बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में 3 पार्ट होते हैं, नियर, मिड एंड फार। उसके बाद होता है माइक्रोवेव, उसके बाद होता है रेडियो वेव। ये पूरा स्पेक्ट्रम है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, बराबर। तो पहले तो पता होना चाहिए स्पेक्ट्रम का मतलब क्या। स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज इमिटेड बाय अ सोर्स। फिर थोड़ा सा यहाँ का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आप तक बोल रहे थे ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी जिसपे जितना भी रेडिएट एनर्जी आया पूरा का पूरा खा लिया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, और इसलिए तो उसको ब्लैक बॉडी बोला, क्योंकि सारा का सारा जितना आया एब्जॉर्ब कर लिया, तो दिखेगा क्या? ब्लैक। लेकिन वेट, ब्लैक बॉडी अगर सारा एनर्जी, सारा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, तो ब्लैक बॉडी सारा वेवलेंथ इमिट भी करता है। तो बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ कैन आल्सो इमिट ऑल द वेवलेंथ। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी इज सन, ऑल द स्टार्स दीस आर ब्लैक बॉडीज। अब बोलोगे नहीं तो ब्लैक कहाँ दिखता है, वो तो लाइट इमिट कर रहा है। हाँ, तो वो टेम्परेचर है ना उसके पास, उसका टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा है, सरफेस पे ही 5700 केल्विन का है, अंदर जाते जाओगे तो बढ़ते जाएगा, करोड़ों डिग्री में है, तो टेम्परेचर है इसलिए इमिट कर रहा है। अगर उसका हीट खत्म हो गया, मतलब उसका टेम्परेचर हमने कम कर दिया, तो वो नहीं इमिट करेगा। तो फिर क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। फिर क्या बोलोगे उसको? ब्लैक बॉडी बोलोगे, बराबर। तो ब्लैक बॉडी अगर सारा का सारा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, तो वो सारा का सारा वेवलेंथ इमिट भी करता है, इसलिए बोला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब सबसे पहले थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में ना डायरेक्ट जंप मारा था, हम लोग धीरे धीरे जंप मारेंगे। टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया था, मैंने नोट्स में 2 डायग्राम दिए हैं, क्योंकि जब तुमको दूसरा डायग्राम समझेगा तब तुमको पहला डायग्राम समझ में आएगा।
तो देखो वहां पे पहले डायग्राम में 5-6 कर्व होंगे और दूसरे डायग्राम में एक ही कर्व होगा, है क्या ऐसा? है क्या? है ना? तो सबसे पहले हमको सेकंड ग्राफ समझना पड़ेगा, तब जाके फर्स्ट समझ में आएगा। तो बताता हूं मैं, लेकिन सबसे पहले स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने के लिए किया क्या इन लोगों ने? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस लिए, मतलब ब्लैक बॉडी लिए बहुत सारे, और उनको अलग अलग टेम्परेचर पे रखा। सो different sources मतलब different black bodies were kept at different temperatures and the intensity of radiation was measured corresponding to different wavelengths। अब मैं इस स्टेटमेंट का पहले तुमको मतलब समझा देता हूँ। सबसे देखो, कुछ कुछ चीजें है ना जो आपको अभी पता होनी चाहिए। यू आर इन 12th स्टैंडर्ड एंड हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए। इंटेंसिटी मतलब इमिसिव पावर, क्योंकि इंटेंसिटी का डेफिनेशन वही है जो तुमने इमिसिव पावर का लिखा है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब तुम इंटेंसिटी डिफाइन करते हो तुम बोलते हो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। जब तुम इमिसिव पावर डिफाइन करते हो तुम बोलते हो रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना? इंटेंसिटी नॉर्मली हम लाइट के लिए यूज करते हैं। लाइट इज नॉट थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी है क्या? तो डेफिनेशन के हिसाब से इंटेंसिटी भी है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और इमिसिव पावर भी है एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सिर्फ इमिसिव पावर में स्पेसिफिकली तुम रेडिएंट एनर्जी की बात कर रहे हो, मतलब बॉडी इज इमिटिंग बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर। याद रहेगा क्या? पक्का? तो अलग अलग सोर्सेस लिए, मतलब अलग अलग बॉडीज लिए, उनको अलग अलग टेम्परेचर पे रखा और क्या मेजर किया? इमिसिव पावर। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब कौन? इमिसिव पावर was measured corresponding to different wavelength। इसका मतलब क्या? मतलब अलग अलग वेवलेंथ पे क्या मेजर किया? इमिसिव पावर मेजर किया। देखो ग्राफ में एक एक्सिस ई लैम्डा होगा, दूसरा लैम्डा होगा, है ना ऐसा? पक्का? अब इन्होंने क्या किया, अब ये जो ऑब्जर्वेशंस थे इन्होंने ग्राफिकली प्लॉट कर दिए इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स। सो these observations were plotted या were represented graphically in the form of curves of intensity versus wavelength। तो बस इतने लिख रहा हूं मैं, आगे ध्यान में। करेक्ट? पक्का? तो अलग अलग सोर्सेस लिए, अलग अलग टेम्परेचर पे रखा और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब इमिसिव पावर मेजर किया एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ पे कितना कितना इमिसिव पावर आ रहा है ये मेजर किया और इसको प्लॉट कर दिया ग्राफ पे। अलग अलग सोर्सेस को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा। हम ऐसा करेंगे, अलग अलग सोर्सेस पे बाद में आएंगे, पहले एक ही सोर्स लेते हैं और एक ही टेम्परेचर लेते हैं। तो ग्राफ नंबर 2 इसलिए पहले पता होना चाहिए। तो पहले हमने एक ही सोर्स लिया, एक ही टेम्परेचर लिया और ऐसा मिला। तो इट इज सीन दैट, जो दिख रहा है उसको एक्सप्लेन कर लो अब। तो इट इज सीन दैट, व्हाट डू यू सी? बताओ मेरे को, व्हाट डू यू सी? लाल कलर, व्हाइट कलर? अरे वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, ग्राफ को रीड करते आना चाहिए। तो बोलोगे हाँ देखो लाल कलर है, मेरे को पता है लाल कलर है। व्हाट डू यू सी? डू यू सी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब इमिसिव पावर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, है ना? देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है,
It is seen that the intensity of radiation, मतलब E lambda मतलब emissive power increases with increase in wavelength. Number two, do you see for a particular wavelength जिसको मैं lambda max बोलने वाला हूँ, for a particular wavelength lambda max the intensity of radiation becomes maximum. एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वैल्यू के लिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब इमिसिव पावर क्या हो गया, मैक्सिमम. तो फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ lambda max for a particular wavelength lambda max the intensity of radiation becomes maximum. The intensity of radiation becomes maximum and with further increase in wavelength, तुम wavelength अगर और बढ़ाओगे तो intensity of radiation decreases, and the intensity of radiation decreases, the intensity of radiation decreases with further increase in wavelength. पक्का? श्योर. तो अब इसका मतलब क्या है कि तुम अलग अलग वेवलेंथ पे इमिसिव पावर निकाल रहे हो, मतलब इंटेंसिटी रेडिएशन निकाल रहे हो. तो अगर मुझे ये पता करना होगा कि टोटल सब मिला के, ओवरऑल सारे वेवलेंथ मिला के टोटल एनर्जी कितना एमिट हुआ, तो क्या करना पता है, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना. क्या निकाल लेना? एरिया अंडर द कर्व. तो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी एट ऑल द वेवलेंथ. देखो लास्ट पॉइंट है क्या उसमें लिखा है ऐसा, क्या लिखा हुआ है, एरिया अंडर द कर्व represents total energy मतलब total radiant energy emitted at all the wavelength. तो ये 4 या 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे एक सिंगल कर्व से. हमको डिफरेंट सोर्सेस चाहिए थे अलग अलग टेम्परेचर पे. हमने बोला कि अलग अलग टेम्परेचर की बाद में बात करेंगे, अभी पहले सिंगल का तो देख लो. तो सिंगल से ही तुमको ये 3 पॉइंट मिल गए. अब अगर मैं एक साथ अलग अलग बॉडीज लेता हूँ और अलग अलग टेम्परेचर लेता हूँ और सबको एक साथ एक ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूँ. पहली चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारे बॉडीज होंगे और तुम हर एक को अलग अलग टेम्परेचर पे रख रहे हो. तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे बॉडीज है, तुम अलग अलग टेम्परेचर पे रख रहे हो. ये भी हो सकता है तुम्हारे पास एक बॉडी है, तुम उस एक बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पर रख रहे हो. तो यू कैन हैव one single body, you can keep it at one temperature, take the observation, repeat the same for other temperature, repeat the same for other temperature. तो ऐसा करने गए ना तो what do you see, तो तुमको ऐसा दिखेगा, तो तुमको ऐसा दिखेगा. ये सारे के सारे कर्व सेम ही नेचर के हैं, टेम्परेचर अलग है. अगर ये 1000 केल्विन है, 1000 2000 तुमको जो लिखना है वो नंबर लिख दो. ये सिर्फ समझाने के लिए होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है. करेक्ट. तो अगर तुम अलग अलग टेम्परेचर पे चेक करोगे तो इट इज सीन दैट नंबर 1 क्या दिखा,
क्या समझ में आया? चलो उसके लिए पहले इधर आना पड़ेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, दो टाइप के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक को बोलते हो यूनिफॉर्म, एक को बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब तुम सब मेरे सामने बैठे हो, कहना ऐसे यू आर यूनिफॉर्म? नो। क्यों? क्योंकि नंबर वन, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बराबर सेम डिस्टेंस के, आर यू सिटिंग लाइक, हाँ 1 मीटर के बाद एक, फिर एक, फिर एक, ऐसा है? नहीं ना। दूसरा, क्या तुमने सबने सेम टाइप के कपड़े पहन के रखे? नहीं, नो सेम कलर। स्कूल में जाते थे तो क्या पहन के जाते थे? यूनिफॉर्म। अभी क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मतलब व्हेन इट इज सेम एवरीवेयर। डू यू सी दिस ग्राफ? कम स्मॉल वेवलेंथ पे एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब इमिसिव पावर क्या था? स्मॉल था। फिर वेवलेंथ बढ़ा तो इमिसिव पावर भी बढ़ा, राइट? बराबर? पक्का? करेक्ट। और फिर पीक आया, मतलब एक वेवलेंथ पे एनर्जी इज मैक्सिमम, इमिसिव पावर इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी रेडिएशन इज मैक्सिमम। फिर वेवलेंथ बढ़ा तो वापस से इंटेंसिटी क्या हो रहा है? कम। इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं क्या? नहीं। यूनिफॉर्म होता तो पता है कैसा दिखता? ऐसा दिखता, स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म है क्या? नहीं। तो मैंने जब टेम्परेचर चेंज किया तो सारे के सारे कर्व्स अभी भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो पहला पॉइंट देखोगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूज टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग वेवलेंथ पे कितना एनर्जी इमिट हो रहा है उसको बोलते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन continues to be non-uniform, continues to be non-uniform। सही है? और क्या देखा? What do you see? मैंने अगर कुछ और चीज का पूछा होता ना, मैं बोला होता बताओ व्हाट डू यू सी, फिर आप बोलते ब्लैक कलर का बॉटल है, फिर आप बोलते मिल्टन का बॉटल है ना, फिर आप बोलते हैं इसका इसका जो ऊपर का कैप है वो थोड़ा फैंसी है ना, ऐसा सब कुछ बोलते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कर्व देख के बताओ क्या दिख रहा है, तो नहीं बोल रहे हो। हम्म। ये तो दिख रहा है, इसको नहीं समझा पा रहे, जो चीजें दिखती थी कैसे समझाओगे? डू यू सी? डू यू सी? यू मस्ट सी। You should be able to identify such kind of signatures। हाँ, साइंस में इसको सिग्नेचर बोलते हैं। सिग्नेचर मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यही तो मजा है साइंस का। यही, दिस इज ट्रू साइंस, व्हेन यू आर एबल टू फेच आउट, यहाँ से तुम फिजिक्स बाहर निकाल पाओ जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? द पीक मतलब मैक्सिमम ऑफ ई लैम्बडा वर्सेस वेवलेंथ शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है। द पीक ऑफ ई लैम्बडा वर्सेस वेवलेंथ शिफ्ट टू द लेफ्ट। और इससे, क्योंकि ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होना मतलब डिस्प्लेसमेंट होना, इससे अगला लॉ बनेगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। है क्या अगला? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दैट इज द रीजन यूजी एक एक टॉपिक नहीं समझा ना, अगला गया। और तुमको अगर समझ में आया तो कहीं पे बुक्स और नोट्स लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नाउ डेज आई सी स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल के बाहर भी बुक लेके बैठे रहते हैं, सब पढ़ते रहते हैं, 5 मिनट है 5 मिनट। तो तुमने 5 महीने में कुछ नहीं पढ़ा, तुम 5 मिनट में क्या कर लेने वाले हो? हम्म। तो ये आदत छोड़ो, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज एवरीथिंग। तुम जब क्लास में बैठे हो तो सिर्फ क्लास में बैठे हो 100% फोकस के साथ। माई वर्ड्स माई गारंटी, घर पे जाके बुक भी नहीं खोलनी पड़ेगी आपको, बट 100% अटेंशन चाहिए। और क्या दिखा? और तुमको दिखा ये एनर्जी अंडर द कर्व, तुमको मतलब ये एरिया अंडर द कर्व तुमको क्या दे रहा था? एरिया अंडर द कर्व क्या दे रहा था तुमको?
एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स वेरी गुड, राइट। तो विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनर्जी इमिटेड इज ऑल्सो हायर, है ना। क्या लिखा है अगला पॉइंट देखो, एट हायर टेम्परेचर्स द टोटल एनर्जी इमिटेड इज ऑल्सो हायर। तो at higher temperature the total energy, thermal energy emitted is also higher, or total energy emitted is also higher। और जस्ट हमने थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज पड़ गई तो जगह बना लेते हैं। at higher temperature total energy emitted is also higher। क्लियर है यहाँ तक? गुड। तो एक थ्योरी टॉपिक इतना भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, प्रोवाइडेड हाउ यू अंडरस्टैंड इट। तो स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, मैं थोड़ा सा इसको वापस से समराइज कर देता हूँ, जस्ट अ वेरी क्विक समरी। हमने अलग अलग सोर्सेस लिए, अलग अलग टेम्परेचर पे रखा, और हमने इमिसिव पावर मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मेजर किया, बट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, मतलब अलग अलग वेवलेंथ पे कितना कितना इंटेंसिटी मतलब इमिसिव पावर मिल रहा है ये चेक किया, और हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, करेक्ट। और वो ग्राफ से हमको क्या समझा वो हमने यहाँ लिख दिया। पहले हम एक सिंगल बॉडी एट अ सिंगल टेम्परेचर लेंगे, उसका ग्राफ दिखा। तो पहले सिंगल बॉडी सिंगल टेम्परेचर के लिए क्या क्या समझा वो देख लो। तो क्या क्या समझा हमको, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा मैक्स the intensity of radiation is maximum, right? And the intensity of radiation decreases with further increase in wavelength. The area under the curve gives total energy emitted। अब जब मैं अलग अलग बॉडी, कोई 1000 केल्विन पे, कोई 2000 केल्विन पे, कोई 3000 केल्विन पे, कोई 4000 केल्विन पे, इन सब का ग्राफ अलग अलग से प्लॉट कर रहा था। अब मैंने चारों को एक ही प्लॉट पे डाल दिया, चार ग्राफ के यहाँ पे एक ग्राफ, मतलब सारे के सारे ऑब्जर्वेशन एक सिंगल ग्राफ पे बना दिए। तो सिंगल ग्राफ पे बना दिए तो कुछ ऐसा दिख गया। अब यहाँ से क्या समझा वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिमेंबर हम लोग यहाँ पे तारों की बात कर रहे हैं, ये स्टार्स है, ये सब ब्लैक बॉडी मतलब स्टार्स है ना। तो असली तारों की बात ये होती है, बॉलीवुड जैसा नहीं तार चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, अरे बाबा ये कैसे तोड़ लाऊंगा, टेम्परेचर देखो, कुछ भी बातें करते हैं। तो तुम इधर ध्यान दो, बेटर अंडरस्टैंड फिजिक्स आउट ऑफ इट। और जब फिजिक्स समझता है ग्राफ में से, मैथ्स में से, वो वाला जो फीलिंग होता है ना, वो तुम कुछ भी लेके आ जाओ, BMW मर्सिडीज लेके आ जाओ, नहीं मजा आएगा। दिस इज समथिंग दैट यहाँ बैठ के वो वहाँ क्या चल रहा है वो समझ रहे हो। तो जब तुमने सारे एक साथ प्लॉट कर दिए, ग्राफ का नेचर तो सेम दिख रहा था, मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूज टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तुम कोई भी टेम्परेचर ले लो, ग्राफ लगभग सेम है, राइट। लेकिन क्या हुआ, जिस वेवलेंथ पे पीक मिल रहा था वो शिफ्ट हो गया, कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में। द पीक ऑफ ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा शिफ्ट टू द लेफ्ट। और क्या दिखा, हायर एंड हायर टेम्परेचर में एरिया अंडर द कर्व बढ़ता जा रहा है, बट एरिया अंडर द कर्व क्या था, टोटल एनर्जी इमिटेड। तो एट हायर टेम्परेचर द टोटल एनर्जी इमिटेड इज ऑल्सो हायर। गुड। तो अब अगला टॉपिक इससे कनेक्टेड है, विच इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा लॉ है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। Wien's displacement law. By the way, डिस्प्लेसमेंट की हम तब बात करते हैं जब मोशन हो, यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो पीक है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे पीक लेफ्ट में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, इसके लिए क्या बोल दिया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एज सीन अर्लियर, अभी देखा तुमने, क्या देखा तुमने,
क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ मतलब लैम्डा मैक्स एट विच at which at which the intensity of radiation peaks, right? जिस वेवलेंथ पे पीक मिल रहा था, जिस वेवलेंथ पे पीक मिल रहा था, इट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि लेफ्ट में जाना मतलब डिक्रीज होना, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो रही है। तो एज सीन अर्लियर, मतलब अभी तो देखा हमने, एज सीन अर्लियर the wavelength the wavelength at which the wavelength at which at which at which क्या, the intensity of radiation peaks, the intensity of radiation, हाँ हो सकता है नोट्स में मैंने थोड़ा लिखने का तरीका अलग दिया हो, ठीक है कोई बात नहीं। पीक्स मतलब किसकी बात कर रहे हो, लैम्डा मैक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, decreases with increase in temperature, with increase in temperature, मतलब लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। मतलब लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, और ये जो सम कांस्टेंट है बी, इसको बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट, तो बी इज कॉल्ड एज वीन्स कांस्टेंट। ओके, therefore you have b equals to lambda max t, b equals to lambda max t, और इसकी एक वैल्यू आती है 2.89 × 10⁻³ है ना, और क्या है वो, मिली केल्विन, क्या है वो, मिली केल्विन नहीं है, मीटर केल्विन है, वेवलेंथ इज इन मीटर, टेम्परेचर इज इन केल्विन, दैट इज नॉट मिली केल्विन, दैट इज मीटर केल्विन। फिर मिली था तो इधर 10⁻³ क्यों लिखते, 10⁻6 लिख देते ना सीधा, तो वो मीटर केल्विन है, वेवलेंथ इज इन मीटर, टेम्परेचर इज इन केल्विन, बराबर। अब इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के दिया है, क्या है स्टेटमेंट, देखो, इट स्टेट्स दैट, आगे, अरे इट स्टेट्स दैट, उसके आगे भूल गए, इट स्टेट्स दैट the wavelength for which emissive power of black body is maximum is inversely proportional to absolute temperature, वही तो लिखा मैंने, it states that the wavelength at which emissive power is maximum मतलब lambda max is inversely proportional to absolute temperature, हो गया, done। so that is all about Wien's displacement law, गुड, बाकी का कल करते हैं अब।